नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है राजनीतिक गलियारों से। वो क्या है वो मैं सीधे आपको बताने वाली हूं, पर कल के भी मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी ने संबोधन के बीच में कई बड़ी बातें कही है, एक मुद्दा और भी ज्यादा हावी रहा कि राहुल गांधी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए नजर आए, तो उस पर भी चर्चा हो रही है। पर जिस बड़ी खबर को लेकर के आपके सामने आई हूं, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूं कि हाल ही में आरएसएस ने बहुत बड़ी बैठक की है। इसको माना जा रहा है कि 2014 के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी बैठक होती है, वो भी किसके बीच में? आरएसएस और बीजेपी के बड़े लीडर के बीच में। पर बड़े नेता वहां पर पहुंचे, पर एक चेहरा मौजूद नहीं था, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि राजनाथ सिंह के घर पर बैठक होती है, खुद राजनाथ सिंह होते हैं, नड्डा जी होते हैं और वहां पर अमित शाह जी भी होते हैं, पर एक चेहरा नहीं होता, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सोचिए, 5 घंटे बैठक हुई है ये जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, और 5 घंटे की बैठक के बाद मीडिया के बीच में ये बातें नहीं सामने आ पाई है कि वो किस जो ये सीक्रेट मीटिंग की गई है वो किस आधार पर की गई है, यानी कि किन किन मुद्दों पर की गई है। आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। उसके बाद हाँ, ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष चुने जाने हैं। अब आप सोचिए कि अगर अध्यक्ष पर भी बहस चल रही है, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना कितना जरूरी है, क्योंकि जिनको देश विदेशों तक इस तरीके से जाना जाए, और जब दो संगठन के बीच में इतनी बड़ी बैठक हो रही हो, 2014 के बाद इतनी बड़ी बैठक हो रही हो, उनका ना पहुंचना वह क्या कहता है? क्या राजनीतिक हैसियत पर, अब मोदी जी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठने लगा है। साथ ही साथ क्या आरएसएस मोदी जी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है? दूसरी बड़ी बात कि राजनाथ सिंह को इतनी बड़ी अहमियत, और आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आए हैं। क्या चल रहा है? क्या बीजेपी कुछ बड़ा प्लान कर रही है मोदी जी के लिए, या फिर कुछ और खबरें हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के तमाम मुद्दों पर की गई है। तो ये ही तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, जो एक शिक्षक नेता भी है और शिक्षा से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। पर उसके साथ साथ ये जो बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सर, बहुत स्वागत आपका है। मेरी आवाज पहुंच बहुत बहुत रही है आप तक? धन्यवाद मैम। जी जी। जी 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 जी, बिल्कुल 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 मैडम। और जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत ही बड़ी खबर, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस जी। खबर के ऊपर आज अभी टकटकी लगाए बैठे कि भाई इतनी महत्वपूर्ण बैठक। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके की जो बैठकें पहले हुई है, वो जी। बैठकें या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के निवास पर हुई, या फिर भाजपा के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनके निवास पे जी। ये बैठक होती थी। लेकिन अचानक इस बैठक का वेन्यू भी बदला गया और राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री है, उनके घर पर यह बैठक हुई। और इतनी महत्वपूर्ण बैठक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नदारद रहे, अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात। लेकिन हमें मैम ये बात को समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय से, और खास तौर से जब से जो है लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, और अगर उससे पहले की भी बात करें, कहीं ना कहीं जी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक खाई नजर आई। और चुनाव के नतीजों के बाद तो ये खाई बढ़ती चली गई। आप देखिए, जब चुनाव का दौर चल रहा था और प्रचार चल रहा था, प्रचार प्रचार के अंदर जो बीजेपी के अध्यक्ष है आदरणीय नड्डा जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये था कि शायद बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट। इसके बाद चुनाव के परिणाम आए, चुनाव किस तरीके से लड़ा गया, चुनाव केवल और केवल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और नारा दिया गया अब की बार 400 पार 400 पार। लेकिन ऐसा जी। हुआ नहीं। भाई भारतीय जनता पार्टी तो 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बढ़ती हुई। और देखे मैम, जहां तक डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात है, मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करता हूं, सभी के साथ मैं संवाद करता हूं, खास तौर से जितने भी आरएसएस के पुराने लोग हैं, और उनको मैं बोलूं जो आरएसएस के असली लोग हैं, उनकी नाराजगी जबरदस्त तरीके से सरकार से भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित जी। शाह जी से जी। भी। क्योंकि जो जो आरएसएस इस देश में चाहता है, ये भी बहुत गंभीर बात आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को
बताना चाह रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व वाली पार्टी का तमगा दिया गया था, और अब लोग ये पूछने लगे, खास तौर से जो हिंदू है और जो कट्टर हिंदू है, जो हिंदू हिंदू के अंदर जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वे भी पूछ रहे कि भाई आपने हिंदुओं के लिए किया क्या। और इनफैक्ट मैं तो लोगों से ये भी सुनता हूं कि आने वाले समय में जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में सवाल है बहुत ही बीच में, गंभीर एक थी। सवाल है, ये चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनावों का भी कोई मामला जुड़ा हो जो उस मीटिंग के बीच में हो रहा है, और अब नरेंद्र मोदी को उन मामलों से काफी दूर रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी की जा रही है कि भाई किस तरीके से चुनाव को लड़ा जा सके, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस समय मैं हरियाणा चुनाव की कवरेज में लगी हूँ, ऐसे ही तमाम राज्यों में चुनाव है, और खास ही कश्मीर में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक चुनावी बैठक भी हो, क्योंकि इसको रूटीन मीटिंग तो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पर क्या हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि चुनावी बैठक भी हो सकती है, चुनाव काफी करीब है और चुनावी जी घोषणा भी काफी करीब है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि एक चुनावी बैठक भी हो सकती है, और चुनावी बैठक के साथ साथ इस बैठक के अंदर अभी आप देखेगा जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो चुका। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, और ये सर्वविदित है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी जिस तरीके से रस्साकस्सी चल रही आरएसएस और हाँ। भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दो नाम उभर के मीडिया के अंदर सामने आ रहे हैं। एक नाम देवेंद्र फडणवीस का चल रहा महाराष्ट्र से, और दूसरा नाम जो है अनुराग ठाकुर शिवराज जी का सिंह चल रहा हिमाचल प्रदेश से। अगर शिवराज सिंह मैं चौहान बीजेपी भी की इस रेस पसंद में की आ बात गए हैं जी। एग्जैक्टली अगर मैं बीजेपी की पसंद की बात करूं तो वहां पे जो है अनुराग ठाकुर को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस को जो है आरएसएस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर इस पर भी डिस्कशन हुआ होगा। और जैसा आपने बताया कि आने वाले समय में अभी जो है राज्यों के अंदर चुनाव आ रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे है, और मैं ये कहूं कि चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो गुब्बारे की हवा देश के 41 करोड़ लोगों ने निकाली है, आप जरा सोचिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये वही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी है, जो कभी बड़े बड़े बयान दिया करते थे कि ये हिंदुस्तान को, भारत को जो है कांग्रेस मुक्त कर देंगे। लेकिन जी। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो बना नहीं। आप देखिए पिछले कई सारे जो चुनाव हुए उनमें भी जो है कांग्रेस की सरकार बनी, और कहीं ना कहीं अब सैकड़े के पार यानी कि 99 सीट कांग्रेस ने जीती। और आलम जी। यह हुआ कि चुनाव के बाद जिस राहुल गांधी को इन्होंने इंटरनेशनल पप्पू डिक्लेयर कर दिया था, राहुल गांधी जी का जो है माइक बंद कर दिया था, संसद की सदस्यता निरस्त कर दी थी, उनसे बंगला छीन लिया था। आज देश के 41 करोड़ लोगों ने उसी राहुल गांधी जी को लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सामने वाली सीट पर बैठा दिया, और उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, यानी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला। अब देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां होगी, वही पप्पू, वही इंसान जिसकी सदस्यता रद्द हो गई थी, वो नरेंद्र मोदी जी के पास में बैठेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खलबली भी है। और ऊपर हम्म। से जो आरएसएस के साथ में जो इनके रिश्ते है, जो सर्वविदित है कि कहीं ना कहीं हम्म। आरएसएस की विचारधारा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब आरएसएस को अपने से बड़ा मानने लगी। क्या इस बैठक से ये ही केवल अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी मामले से दूर रखा गया, या फिर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि क्या इतना भरोसा नहीं रहा, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के तो ये बैठक नहीं हो रही क्योंकि वही गायब है। हम अभी तक ये कयास लगा रहे हैं कि अध्यक्ष पद की, हो सकता है कि अध्यक्ष पद किसको दिया जाए, कौन चेहरा इतना काबिल है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ बड़ी बैठक चल रही है, कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए, ये भी चीजें हो सकती हैं। तो क्या ऐसा जी भी कुछ है, कुछ ऐसे पहलू दूसरे भी हम देख सकते हैं? जी 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 जी, देखिए देखिए मैडम, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। देश काल जी। और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। कभी नरेंद्र मोदी जी का कद बहुत बड़ा हुआ करता था, नरेंद्र मोदी जी जी। भाजपा के अंदर टॉप मोस्ट, और मैं तो ये कहता था कि भाजपा भाजपा नहीं। आप एक बात देखो भाई, सरकार बनी 2014 में, बनी 2019 में बनी, तो वो भाजपा की सरकार नहीं। आपने जहां भी देखा मोदी सरकार, यानी कि मोदी जी का जी। जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं वो भाजपा से ऊपर चला गया। लेकिन अब जो हाँ। रिजल्ट आए
चुनाव के बाद। और अगर आप पहली बैठक देखें जिसमें मोदी जी बोले, उन्होंने कहीं भी खुद मोदी सरकार नहीं बोला, भाजपा सरकार नहीं बोला, उन्होंने एनडीए सरकार बोला। और आपको ध्यान होगा हाँ 72 मिनट का वो उद्बोधन, हर बार उन्होंने एनडीए सरकार बोला। यानी कि खुद आप मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को देखो, आप मोदी जी के भाषणों का विश्लेषण करो, और आप फिलहाल अभी आप कल की बात करो, लाल किले के प्राचीर से जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, और जो उस भाषण के विश्लेषज्ञ है उनमें से मैं भी अपने आप को एक मान रहा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो भाषण था, भाई ये तो मोदी जी नजर नहीं आते थे। अरे मोदी जी तो ऐसा भाषण देते थे कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में जो है चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो इस देश के अंदर कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। तो मोदी जी तो ऐसी ऐसी बातें करते थे, लेकिन आज मोदी जी क्या दिखा रहे हैं कि भाई 2047 तक ये देश विकसित होगा। ये सपना, ये थीम भी इस बार के जो है स्वतंत्रता दिवस का रखा गया। लेकिन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग अब ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि मोदी जी सपना दिखाने में माहिर है। ऐसे ही सपने इन्होंने 2014 में दिखाए, 2019 में दिखाए, और अब ये 2047 का झुंझुना लेकर आगे। क्यों भाई, ये पब्लिक समझती नहीं क्या? ये पब्लिक समझदार नहीं है क्या? आप युवाओं की बात करते हैं, कल मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें बार बार आपने जो है युवाओं की बात करी। आप बोल रहे कि भाई युवा जो है सफलता की सीढ़ियों को चूमना चाहता है, वो शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन देश के और हम उस प्रधानमंत्री पर आदरणीय काम कर मोदी रहे जी हैं से एग्जैक्टली हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी से आज देश के युवा पूछ रहे कि भाई आपने युवाओं के लिए किया क्या है? आपने युवाओं के लिए किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था बना दी? आप नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, कहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? आज इतनी शिक्षा महंगी होगी, बेरोजगारी आज चरम पर है। हाँ, आपने एक काम तो कर दिया कि आपने युवाओं के लिए हर गांव में, मैडम बड़ी गंभीरता से इस बात को और बड़े दुखी मन से इस बात को कह रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, हर गांव के अंदर आपने जो है दारू के ठेके खुलवा दिए। एक एक गांव के अंदर दारू की 3-3 दुकान, सारे के सारे युवा अब दारू पी के जो है मस्त रहते हैं। युवाओं के हाथ में आपने स्मार्टफोन दे दिया, उनको तो बेरोजगारी का एहसास भी होना जो है बंद आपने करा दिया। आज देश का युवा, ये आरएनडी बता रही कि 4 घंटे प्रतिदिन सोशल मीडिया पे रहता है। आपने कहीं ना कहीं ये काम करा, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। आपको युवाओं के लिए क्या काम करना था ये आपको भी पता है। आप ही तो अपने भाषणों में कहते हैं कि ये देश युवाओं का देश है, और ये है भी। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा युवा जी हमारे बिल्कुल। पास है। लेकिन आज युवाओं के पास आपने सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं छोड़ी, उनके लिए रोजगार नहीं छोड़ा, युवा और युवा आप इतने अभी ज्यादा युवाओं की हैं, बात इस बीच करते में हैं। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि युवा इतने ज्यादा है कि युवा विदेशों तक जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने के लिए विदेशों को अपना साधन मान रहे हैं कि हम विदेश जाएंगे तो हम एक अच्छा रोजगार पाएंगे, वहां जाकर के नौकरी कर पाएंगे। और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कुलदीप जी, ये बोला है कल जी संबोधन के बीच में कि ऐसी व्यवस्था हम कायम करेंगे कि हमारे देश का युवा विदेश ना जा सके। यानी कि वर्तमान सरकार ये बहुत अच्छे से जानती है कि हमारे देश का युवा इस समय भटक रहा है रोजगार के लिए, और सरकार विफल रही है उतना रोजगार देने के लिए। मैं तो ये कहूंगी कि अभी जिस तरीके से रोजगार की कमी देखी जा रही है, 50% भी वो पूरी नहीं की गई है, क्योंकि हम हर सेक्टर में देख रहे हैं कि युवाओं के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। अभी किस तरीके से नीट छात्रों के भी प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच में मैं उनका एक बयान भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कुलदीप जी। उन्होंने ये भी कहा जी है और देश के जनता को ये भी कहीं ना कहीं एक दिलासा और कहीं ना कहीं हौसला दिया है कि 75,000 के करीब वो कहीं ना कहीं जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए रोजगार सृजित करेंगे, बढ़ाएंगे। उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं इन सारी खबरों को देखिए मैडम, मिलाकर के? जी जी जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात करी। आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, आप युवाओं के भटकने की बात कर रहे थे। आज देश का युवा अपने देश में नहीं, वो कहीं ना कहीं विदेशों में अपने लिए ऑप्शन की तलाश कर रहा, और उसका ये जी रिजल्ट है। जरा आंकड़ा हिंदुस्तान के लोग ध्यान से सुने कि आज अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने वाले हिंदुस्तानी बच्चे हैं। यानी कि चाइना को पछाड़ दिया। पहले चाइना के बच्चे ज्यादा अमेरिका में पढ़ते थे, अब हिंदुस्तान के बच्चे नंबर 1 पे जा रहे हैं। क्यों भाई? अगर आपके देश की अपनी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हम विदेश में क्यों जाएंगे? अरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मैं आपको बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कहता हूं कि जब हम विश्व गुरु थे, जब हम विकसित थे, तो पूरे विश्व के जो छात्र छात्राएं थे वो हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आते थे। आप याद करिए, नालंदा, तक्षशिला, विश्व नालंदा की सबसे यूनिवर्सिटी, पहली बिल्कुल। यूनिवर्सिटी
हिंदुस्तान के अंदर थी, लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करा, और मैं तो खास तौर से वो बात भी कल की याद दिला रहा जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से हमें ये कहते हुए नजर आए कि 2047 तक विकसित भारत के लिए मुझे सुझाव जो है आ रहे, और उन सुझावों की अगर मैं बात करूं तो उनके पास में ऐसे ऐसे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का आप हब बना दो इस इंडिया को, यूनिवर्सिटी को आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना दो, मीडिया को भी उन्होंने जो है ग्लोबल बनाने की बात करी। इसके बाद उन्होंने ऐसे स्किल युवाओं को डेवलप करने की बात करी जो सुझाव उनके पास में आ रहे थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं याद दिला रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनमें एक सुझाव डॉक्टर कुलदीप मलिक ने भी भेजा था, और डॉक्टर कुलदीप मलिक ने अपने सुझाव में ये कहा था कि हमारा भी आपके साथ में सपना है कि 2047 तक ये देश विकसित बने, विश्व गुरु बने। जब हम आजादी का 100वां जश्न बनाए तो हम विकसित देशों की कैटेगरी में खड़े हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका और हमारा सपना ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप शिक्षा क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे। और मैंने तो स्पष्ट रूप से मोदी जी को ये कहा था कि अगर आप इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने यह भी देखा, अभी भी जो बजट आया मैडम, अभी बजट पारित हुआ निर्मला सीतारमण जी का, उस बजट में इन्होंने शिक्षा के बजट को और कम कर दिया। दुनिया के अंदर मुझे कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो, कोई भी एक ऐसा देश बता दो जो शिक्षा क्षेत्र में बगैर तरक्की किए वो देश विकसित बन गया हो। आप देखो, आप अमेरिका की बात करो, आप ब्रिटेन की बात करो, आप जापान की बात करो, आप चाइना की बात करो, जर्मनी की बात करो, अगर ये देश विकसित है तो उनके पीछे केवल और केवल उस देश की शिक्षा व्यवस्था है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम किया। लेकिन हो क्या रहा, अब मोदी जी जो कह रहे, जैसा आपने अभी 75,000 इनकी डॉक्टरों की बात करी, इस बीच में मैं माफी चाहूंगी कि एक सवाल मेरा है। कल जिस तरीके से संबोधन मोदी जी ने दिया उस पर भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि वो देश के लिए संबोधन कम, वो चुनावी एक भाषण ज्यादा लग रहा था। ये लोग ट्विटर पर लगातार अब ट्रेंड भी किया और उस तरीके से तमाम यूजर्स ने लिखा भी है कि पहली बार ऐसा लगा कि देश के इतने खास दिवस पर, हमारे देश के लिए इससे ज्यादा खास दिवस क्या हो सकता है कि जिस समय स्वतंत्रता दिवस का ये त्योहार मनाया जा रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे हो, पर उस बीच में लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि चुनावी चर्चा करना उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी था। क्योंकि ये बातें भी निकली कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवारवादी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने परिवार के लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं। इस बीच में एक तस्वीर और ज्यादा वायरल हुई, राहुल गांधी की तस्वीर। राहुल गांधी एक पहली ऐसी तस्वीर थी कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि वो कब किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कब किसको टारगेट कर रहे हैं, तो पहली बार ये देखने के लिए मिला। तो इस तरीके का भाषण उनका कैसा आपको लगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो तमाम संगठन बड़ी बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से ये बातें कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं जनता को, जो टूटा हुआ विश्वास है जो लोकसभा चुनाव के बीच में हमने देखा कि हम आपके लिए काम करेंगे। और वही राहुल गांधी उन तमाम चीजों को भाप रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो इन बातों को भी कैसे देखा जाए कि चुनावी चर्चा ज्यादा लगा संबोधन की जगह? जी 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 बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। क्योंकि जिस तरीके की चर्चाएं मीडिया के अंदर है कि भाई जो भी प्रधानमंत्री जी ने जितने मिनट का ये भाषण दिया, और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के अंदर है जिन्होंने 11वीं बार, यानी कि 60 साल के बाद जो है तीसरी बार लगातार जो है इनकी सरकार बनी, और 11वीं बार प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण लाल किले के प्राचीर से किया। लेकिन जो जो वहां पे देखने को मिला, आप बिल्कुल सही कह रहे, ये तो लग ही नहीं रहा था कि वहां पे जो है देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने तो मोदी जी को देश के सभी लोग सुनते थे। मुझे ध्यान है, अगर मैं अपना भी एग्जाम्पल लूं, घर के अंदर जब लाल किले से उद्बोधन होता था तो मोदी जी को सुनने के लिए सारे परिवार के लोग एक जगह बैठ के एक ही स्क्रीन के ऊपर सुनते थे। लेकिन आज कोई सुनने को तैयार नहीं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं उनकी बातों को कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरीके से आपने आदरणीय राहुल गांधी जी की बात करी, और राहुल गांधी जी का जिस तरीके से लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी को
बैठना था पहली पंक्ति में, लेकिन उनको पांचवी पंक्ति में बैठा गया। खास तौर से भाई अपने आप में बहुत ही शर्मसार इस तरीके की घटनाएं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर जनता ने नेता प्रतिपक्ष को, अगर राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया और लोकसभा में उन्हें आपके सामने बैठाया, उनको आप पहली पंक्ति में भी जगह नहीं दे सकते। भाई ये तो जनता जानती है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और लोगों ने देखा कि सारे के सारे कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। एग्जैक्टली जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो आपके गृह मंत्री जी हो, चाहे वो रक्षा मंत्री जी हो, चाहे वित्त मंत्री जी हो, चाहे विदेश मंत्री जी हो, सारे के सारे अग्रिम पंक्ति में बैठे और राहुल गांधी जी पांचवी पंक्ति में। और खास तौर से उसके बाद में जैसे ही लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई तो रक्षा मंत्रालय ने जो बयान दिया वो भी अपने आप में शर्मसार कर देने वाला बयान। और खास तौर से ये वीडियो जब रक्षा मंत्रालय तक भी पहुंचेगा तो उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि आपने बयान दिया कि जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को आगे बैठा दिया, राहुल गांधी जी को पीछे बैठा दिया। क्यों भाई, ये सारे कैबिनेट मंत्री फिर पीछे क्यों नहीं बैठे? मैं तो ये कह रहा कि सारी की सारी अग्रिम रो में आपको खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। खिलाड़ी सर्वोपरि है, देश की आन बान शान है। तो फिर अमित शाह जी, राजनाथ जी जो है, निर्मला सीतारमन जी, ये अगली रो में क्यों? मतलब आपका सीधा सवाल है कि कहीं ना कहीं सरकार ये बयान देकर के बचे ना। अगर उन्हें खिलाड़ियों को सम्मान ही देना था तो आगे की पंक्ति में तमाम खिलाड़ियों को बिठाते जो ओलंपिक में इस तरीके का योगदान दे करके आए हैं और देश का नाम ऊंचा करके आए हैं, तिरंगा लहरा करके वाकई तो वो आए हैं। तो ये आपका सवाल है और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी का नेता हो या फिर विपक्ष का नेता, वो सभी पीछे बैठने चाहिए थे। अगर सभी बिल्कुल मैडम, एक अलग संदेश जाता देश की जनता के अंदर, एक मोदी सरकार का और मोदी जी का अलग संदेश जाता कि भाई मोदी जी के लिए सब एक जैसे है। मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी भी एक जैसे है, अमित शाह भी एक जैसे है। और जो मोदी जी जो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी वही करते हैं। लेकिन अब देश की जनता ये अच्छे से समझ चुकी कि जो मोदी जी नारा देते हैं या जो मोदी जी कहते हैं वो तो मोदी जी करते नहीं, और जो मोदी जी करते हैं वो मोदी जी कहते नहीं। यानी कि जो ये दोहरा चरित्र है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, शायद ये देश की जनता भी समझ गई। और ये क्योंकि मैं फिर स्टार्टिंग पर आ गया, ये कहीं ना कहीं अब आरएसएस के नेता भी समझ गए। और यही कारण है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो ये खाई बढ़ रही, ये उसी का नतीजा है कि भाई इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है और उस बैठक में या तो मोदी जी को बुलाया नहीं जाता या फिर मोदी जी आना पसंद नहीं करते। अगर मोदी जी को नहीं बुलाया जाता तो ये भी अपने आप में सोचनीय है, और अगर बुलाया जाता है वो आना पसंद नहीं करते तो ये भी अपने आप में सोचनीय है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, देश के 143 करोड़ लोगों का, कि शायद इसमें आम जनता का तो कोई फायदा है नहीं। आम जनता तो कहीं ना कहीं पहले भी पिसती आ रही थी, अभी भी पिस रही। और अगर यही हालात रहे, और मैं निवेदन कर रहा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, इन नेताओं की चाल को समझना पड़ेगा, और जो अपने मुद्दे हैं वे मुद्दे आपको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आपके जो जनप्रतिनिधि है, खास तौर से अब तो विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी अपनी आवाज को दमदार तरीके से जो है संसद के अंदर उठाए, सड़क पर उठाए, हर जगह अपनी आवाज उठाने का काम करे। एक आखिरी सवाल है मेरा, अब आने वाले विधानसभा चुनावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है? और जनता अगर किन्हीं अलग अलग राज्यों में, कहते हैं कि अलग अलग राज्य होते हैं तो अलग अलग मुद्दे होते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर राज्य के अपने अपने मुद्दे होते हैं। पर आपको क्या लगता है कि कॉमन चीज क्या है जो इस बार हर राज्य के चुनाव में जनता महत्वपूर्ण रख सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं और इन्हीं को लेकर के मुझे लगता है कि बैठक हर मतलब अलग अलग गुटों में बैठक चल रही है, चाहे विपक्ष में हो और पक्ष में हो। क्या कहना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव इस बार का कैसा रहेगा? जी देखिए मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और बिल्कुल ही उतने शिद्दत से। एक तो अगर आप परिणाम की बात कर रहे हैं, क्या परिणाम आएगा उस पर तो मैं जान ही रहा, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी तो होनी कि भाई परिणाम का मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा, एक अंदेशा लगा सकते हैं। जी एग्जैक्टली, डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल गंभीरता के साथ अब इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी छवि पूर्व में थी, पूर्व का मतलब मैं 2014 की बात कर रहा, मैं 2019 की बात कर रहा, अब पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की वो छवि धूमिल हो रही। कहीं ना कहीं
जो लास्ट पंक्ति में खड़ा जो इंसान है, जो आम इंसान जिसको हम बोलते हैं, आम इंसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ चुका, और वो आम इंसान ये समझ चुका कि नकली मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमें फंसाया, और जो असली मुद्दे थे वो राजनीति से खत्म कर दिए। फिर मैं नकली और असली मुद्दों पे आ रहा। असली मुद्दे हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पर्यावरण के, बढ़ती जनसंख्या के, बेरोजगारी के, ये सारे असली मुद्दे खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, और नकली मुद्दे जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद के। और ये चूंकि अब पब्लिक समझ चुकी, लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ आम इंसान समझ चुका, कहीं ना कहीं उसका ही परिणाम है कि उस आम इंसान ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली ऐसी ही रही, अगर ये अपने कथनी और करनी को लेकर गंभीर ना हुए, अगर ये इसी नीति पे रहे, ये फूट डालने की नीति पे रहे, ये नफरत फैलाने की नीति पे रहे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक को ऐसा लगता है कि जैसा निगेटिव परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, ऐसा ही निगेटिव परिणाम, और मैं गंभीरता से बोल रहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी वाले तो इतना निगेटिव सोचते भी नहीं होंगे जितना वे सोच रहे हैं, उससे भी ज्यादा निगेटिव परिणाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो उसमें कोई आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक अब भारतीय जनता पार्टी की चाल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाह रहा कि जो जो आरएसएस देश में चाहता था, खास तौर से 2014 के बाद की देश में ये सारे काम हो, आप अगर उनकी बात करें, आरएसएस चाहता था कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, आरएसएस चाहता था कि राजनीति से अपराधीकरण बिल्कुल खत्म हो, आरएसएस चाहता था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, आरएसएस चाहता था कि देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगे, आरएसएस चाहता था कि इस देश में काला धन वापस हो, आरएसएस चाहता था कि जितनी भी माँ है, जिनको हमने माँ की संज्ञा दी, भले ही वो गौ माता हो, वो धरती माता हो, वो भारत माता हो, वो गंगा माता हो, इन सब की रक्षा हो, इनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। लेकिन आप एक 10 चीज साल कह बीत रहे हैं, गए। आप एक इस बीच में मैं एक सवाल ले लेती हूँ। आपने बताया कि भाई आरएसएस किस विचारधारा पर चलती हुई नजर आई है 2014 के पहले। आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद आरएसएस की विचारधारा में कोई अंतर दिखा है? क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेता सवाल भी उठाते हैं कि आरएसएस इस विचारधारा पर अब काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या आरएसएस की भूमिका लोकसभा चुनाव में रही, साथ ही साथ उन विचारों को लेकर के आगे चल रहा है जिन विचारों की पहले बात की जाती थी? क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप ही नहीं, इसको हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को समझना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा पे सवार होकर देश की जनता के बीच में गई, और उसी विचारधारा के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव जीता। 2014 का चुनाव जीतने के बाद उसको आरएसएस की विचारधारा के ऊपर काम करना चाहिए था। जो जो मुद्दे 2014 में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, वे मुद्दे भले ही भारतीय जनता पार्टी को हो, लेकिन वे मुद्दे कहीं ना कहीं आरएसएस के मुद्दे थे। लेकिन उन मुद्दों पे तो काम हुआ नहीं। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को दूसरे मुद्दे पर उलझा दिया। जो काम सरकार को करने थे वे काम तो हुए नहीं। इसके बाद कहीं ना कहीं हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ने लगा। 2019 का चुनाव आया, मोदी जी का कद और बढ़ा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के ऊपर हावी होने लगी। और जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचार जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के ऊपर हावी होने लगी, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच की खाई बढ़नी शुरू हुई। और आज उसी खाई का यह नतीजा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अंदर होती है, और वो बैठक अमित शाह जी के निवास पे नहीं, वो बैठक जेपी नड्डा जी के निवास पे नहीं, वो राजनाथ जी के निवास पे होती है। और वहां पे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो आरएसएस के कभी चहेते हुआ करते थे, वो ही उसी बैठक से गुम है, नदारत है। ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली खबर, बहुत ही चेताने वाली खबर। जी जी जी, तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा करी हमारे साथ, शिक्षा से लेकर के राहुल गांधी के पीछे बैठाए जाने तक, और साथ ही साथ उस पर बीजेपी का बयान देने तक, और कहीं ना कहीं आरएसएस की जो ये बैठक हुई है उस पर भी आपने बहुत तल्ख के साथ अपनी बातों को साझा किया है और लोगों के बीच में रखा है कि इन खबरों को हम किस तरीके से देख सकते हैं और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं। मैं तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वो शख्सियत हमारे साथ
चर्चा कर रहे थे, जो प्रोफेसर भी है, एक बहुत अच्छे समाज सेवा में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर के एक बहुत बड़ा उन्होंने इस समय जंग छेड़ी हुई है, क्योंकि लगातार हर जगह मैं ये आपको कभी मौका मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगी कि पर्यावरण को लेकर के वो जगह जगह पौधे लगाते हैं। और अभी तक कितने आपने पौधे लगा दिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कुलदीप जी। एक चीज ये भी काफी महत्वपूर्ण है हमारी जनता के लिए, अभी तक ये आपका जो बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है वो कहाँ तक और कितना पहुंचा है? देखिए मैडम, ये एक यक्स क्वेश्चन है और इसका उत्तर देना डॉक्टर कुलदीप मलिक के लिए तो बहुत कठिन है, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक जो भी पौधा लगा रहा पिछले 10-15 सालों से, वो गिन के तो नहीं लगा रहा। और मैं तो अलग अलग मंचों से यही बात कहता हूं कि भाई ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है, मैं प्रभु का काम कर रहा, मैं प्रकृति को बचाने के लिए काम कर रहा। बहुत बड़ा योगदान आप दे रहे हैं जी। जी, और आप जैसे लोग अगर इस तरीके से, आप जैसे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात उठा रहे, तो मैं तो आपको भी नमन करता हूं। और खास तौर से आपके माध्यम से मैं ये मीडिया से निवेदन करता हूं कि आप आए दिन हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात तो करते हैं, लेकिन देश में जो असली मुद्दे हैं, मैडम आपको बता दूं, अभी भी आप अगर हिंदुस्तान का AQI देखें, हिंदुस्तान के हवा की क्वालिटी को देखें, हिंदुस्तान के अंदर पानी की क्वालिटी को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं। और खास तौर भी से सोचना बेहद मोदी जी का जरूरी है। जिक्र कर रहा, मोदी जी और हम सभी 2047 तक इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। और बस मैडम 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में पूरे हिंदुस्तान को लेकर, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर मैं बात करता हूं। जब मैं युवाओं के बीच में जाता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को सुने, जब मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूं कि कितने युवा इस देश में स्वस्थ है, तो मोदी जी 5% युवा भी इस देश में स्वस्थ नहीं, यानी कि 90 से 95% युवा इस देश में स्वस्थ है। और किसी न उसका किसी अगर सबसे बड़ा बीमारी कारण से है, ग्रस्त है वो जी। है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण, हमारे देश का हवा पानी। कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपने लाल किले के प्राचीर से प्राकृतिक आपदा की भी बात करी, आपने बोला कि भाई अब धीरे धीरे प्रकृति आपदाएं भी बढ़ रही, भाई आपने ये तो जिक्र कर दिया। और आपने ये भी कहा कि भाई उनके जो आपदा में जो लॉस हुआ, जो लोग गए, उनके हम साथ खड़े, पूरा देश खड़ा, लेकिन ये आपदाएं कैसे रुकेगी, ये पर्यावरण कैसे बचेगा, कैसे आने वाले पीढ़ी को शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे शुद्ध पानी मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा, जनसंख्या के ऊपर आपको चिंतन करना पड़ेगा। इन सब मुद्दों का हल जब आप देंगे, तभी ये देश 2047 तक विकसित बन पाएगा। अदरवाइज जैसे वादे आपने पहले किए थे, ऐसे ही ये वादा भी आने वाले समय में आपका खोखला साबित होगा। और शायद इसके लिए हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना चाहता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। राजनीतिक के गलियारों की समझ आपको बहुत ज्यादा है और समाज की भी बहुत अच्छी समझ है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।